बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Lab number 3, mean aerial precipitation using the Thousand polygon method and isohydral method. First of all, what is point rainfall? जो एक सिंगल स्टेशन पर रेनफॉल होती है उसको बोलते हैं पॉइंट रेनफॉल, और उसकी एरिया की जो रेंज है दैट इज़ 50 स्क्वायर किलोमीटर। अगर 50 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा एरिया होगा तो अगर 50 स्क्वायर किलोमीटर से एरिया ज़्यादा हो तो देन देयर विल नॉट बी अ सिंगल रेनफॉल स्टेशन, देयर विल बी अ नेटवर्क ऑफ रेन गेजेस स्टेशन। वहाँ पर एक फिर रेन गेज नहीं होगा मेजर करने के लिए, वहाँ पर ज़्यादा रेन गेजेस स्टेशन होंगे टू मेजर द प्रेसिपिटेशन। तो इसके लिए 3 मेथड्स हैं: अरिथमेटिक एवरेज मेथड, Thousand polygon method and isohydral method. First one is arithmetic average method. It is very simple and fast method. बिल्कुल सिंपल सा ये मेथड है। This is its formula. P average precipitation is equal to sigma P1 divided by n, where PAVE is the average depth of rainfall over the area, और सिग्मा P जो है वो सम ऑफ रेनफॉल अमाउंट्स एट इंडिविजुअल रेन गेजेस स्टेशंस। तमाम स्टेशन की जितनी भी रेनफॉल है उनको सब को जमा करके नंबर ऑफ रेन गेजेस स्टेशन पर डिवाइड किया जाए तो हमारे पास एवरेज प्रेसिपिटेशन आती है। ये बहुत सिंपल और फास्ट मेथड है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। अगर रेन गेज स्टेशन जो हैं वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हों तो फिर ये मेथड जो है वो इसके रिजल्ट्स कुछ अच्छे नहीं हैं। हमारे पास फिर नेक्स्ट मेथड है दैट इज़ कॉल्ड एज थाउजेंड पॉलीगॉन मेथड। इसका फार्मूला ये है पी एवरेज यानी एवरेज प्रेसिपिटेशन इज़ इक्वल टू सिग्मा A1 P1 डिवाइडेड बाय सिग्मा A1। Let us explain it. ये हमारे पास थाउजेंड पॉलीगॉन मैप है। इसमें हमने करना कि ये हमारे पास स्टेशन है डिफरेंट A B C D E F G H I J K L M N O। ये सारे हमारे पास रेन गेजेस स्टेशंस हैं जहाँ पर हम रेनफॉल मेजर कर रहे हैं। अब करना ये है कि एक स्टेशन को जो है ना वो दूसरे जो करीबी स्टेशन है उसके साथ लाइन ड्रा करनी है। अब इसके पास O है तो O के साथ, अरे A इधर D है, D के साथ लाइन मिला दी, इधर C है और इधर B है। तो इस स्टेशन का लाइनों वाला काम कंप्लीट हो गया। आपने एक स्टेशन क्रॉस करके आगे नहीं जाना, मसलन A को E से नहीं मिला सकते क्योंकि दरमियान में C है। तो जो करीबी जितने भी स्टेशंस हैं उनके साथ आपने उसको लाइनें मिला देनी हैं। अब ये देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल G है तो इसका इधर D है, इधर L, इधर H और इधर E, और बस करीबी जितने भी स्टेशन हैं उनके साथ आपने लाइनें मिलाकर फिर हर लाइन पर बाइसेक्टर ड्रा करना है, यानी हर लाइन को दरमियान से डिवाइड कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर देखें C जो है हमने इसको A से मिलाया, इधर B से, इधर D से, इधर E और इधर F से, ये मिलाकर हर इस लाइन को डिवाइड किया ये ऐसे, इस लाइन को किया ये डिवाइड, इस लाइन को इस तरह डिवाइड किया, इसको इस तरह दरमियान में से कट किया, इस लाइन को ये कट लगाया, तो ये हमारे पास एक पॉलीगॉन बन गई। C स्टेशन के लिए पॉलीगॉन बन गई। जब आप तमाम स्टेशंस पर ये सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट पॉलीगॉन्स
हमारे पास आ जाएंगी। ये मैनुअली मेथड है, इसको हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स भी यूज़ कर सकते हैं जिस पर पॉलीगॉन्स बनाई जा सकती हैं। GIS में भी आई थिंक है ऑप्शन, इसके अलावा पाइथन की प्रोग्रामिंग के अंदर भी ये होता है। तो फिर अब इसका हमने अलग-अलग से जो है ना हर स्टेशन पर प्रेसिपिटेशन आपके पास आ जाएगी और इसका हर पॉलीगॉन का आपने एरिया कैलकुलेट करना है। अब ए का एरिया जो है वो आपने कैलकुलेट करना। ये हमारे पास बेसन की बाउंड्री है, ये हमारे पास टोटल एरिया है हमारे पास। और फॉर एग्जांपल सी का आपने एरिया कैलकुलेट करना है, ये वाला इतना हिस्सा। तो मैनुअली ये मिलीमीटर ग्राफ के ऊपर भी कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन दैट विल गिव रफ वैल्यू। और वैसे डिजिटल प्लानोमीटर कैन बी यूज्ड फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑन मैप। मे बी आपने सर्वेइंग एंड लेवलिंग के कोर्स में पढ़ा हो डिजिटल प्लानोमीटर, तो उससे भी हम इसका हर जितना भी हमें जो एरिया चाहिए वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब बी के लिए ये वाला एरिया होगा सारा, और सी के लिए ये वाला होगा, ई के लिए ये, और डी के लिए ये सारा एरिया हम मैनुअली मिलीमीटर ग्राफ से, और अगर मैनुअली नहीं करना तो फिर डिजिटल प्लानोमीटर के ज़रिए से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे पास बन गया मैप। हमारे पास दो चीज़ें आ गई, एक तो प्रेसिपिटेशन और दूसरा हमारे पास एरिया। यही हमारे पास जो फॉर्मूला है इसमें हमें यही दो चीज़ें चाहिए, ये एरिया चाहिए और प्रेसिपिटेशन चाहिए। तो लेट अस एक्सप्लेन इट विद इन डिटेल यूजिंग वन एग्जांपल। हियर इज एग्जांपल 2.3। ये हमारे पास स्टेशंस हैं ए से लेकर ओ तक। ये हमारे पास 15 जो है वो नंबर ऑफ स्टेशंस हैं, और हर स्टेशन पर हमारे पास रेनफॉल जो है वो सेंटीमीटर्स के अंदर, यूनिट्स में भी व्हाट्सएवर जो भी हो, मिलीमीटर हो या सेंटीमीटर, आई थिंक ये मिलीमीटर में होना चाहिए था। तो ये हमारे पास हर स्टेशन का जो सराउंडिंग एरिया है वो दिया हुआ है। ए का 570 स्क्वायर किलोमीटर, बी का 920, सी का 720 स्क्वायर किलोमीटर। इसी तरह ओ तक हमने जाना है। हर स्टेशन के लिए P1 की वैल्यू भी मौजूद है और A1 की वैल्यू भी मौजूद है। और हमारे पास फार्मूला ये है P एवरेज सिग्मा A1 P1, यानी कि A1 और P1 को मल्टीप्लाई किया जाए इसको और इसको, तो ये कॉलम आपके पास बनेगा मल्टीप्लिकेशन का। और फिर इस सब वैल्यूज़ को, तमाम वैल्यूज़ को ऐड किया जाए, तो आपके पास ये आंसर आएगा 66714 स्क्वायर किलोमीटर सेंटीमीटर। और अगर एरिया को जमा किया जाए सारे को तो ये आएगा। अब इसको ऊपर रखें, इसको नीचे रखें, डिवाइड करें, तो हमारे पास ये 9.3 सेंटीमीटर एवरेज प्रेसिपिटेशन आती है। और अगर इसी चीज़ को हम अरिथमेटिक एवरेज मेथड से कैलकुलेट करते हैं तो सिग्मा P1, और हमारे पास नंबर ऑफ स्टेशन 15 है, और P1 जो है वो सब ऐड की जाएं सारी प्रेसिपिटेशंस और डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टेशंस, तो ये 8.87 सेंटीमीटर बनता है, जबकि इस मेथड से 9.3 सेंटीमीटर होता है। थर्ड मेथड दैट इज कॉल्ड एज आइसोहाइटल मेथड। आइसोहाइटल मेथड जो है ये उससे भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देता है। थाइसन पॉलीगॉन मेथड की ये लिमिटेशन है कि अगर इसमें कोई स्टेशन में कोई चेंजिंग हो, कोई थोड़ी बहुत किसी सिनेरियो में चेंजिंग, तो पूरा मैप आपको दोबारा से बनाना पड़ेगा, तो दैट इज़ वेरी लेबोरियस वर्क। थर्ड वन इज़ आइसोहाइटल मेथड, ये उससे बेस्ट है।
इसका फॉर्मूला है दिस वन, एवरेज प्रेसिपिटेशन सिग्मा A12 P12 और डिवाइडेड बाय सिग्मा A12। अभी A12 क्या है, एरिया बिटवीन द टू सक्सेसिव आइसोहाइड्स P1 P2, और इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं टेकिंग द एवरेज वैल्यू। और ये जो है वो एरिया है बेसिन का। ये इसको आगे इसकी आइसोहाइडल मैप आगे बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड आइसोहाइडल मैप। सेम एग्जांपल 2.3, ये देखें स्टेशंस हैं A B, इधर कहीं C भी होगा, C D E F G H I J K L M N O, ये O तक हमारे पास स्टेशंस हैं, P भी है इसमें। तो ये देखें M पर और L पर जो प्रेसिपिटेशन है वो 5.2 और 5.6 यानी लेस देन 6 सेंटीमीटर है। 6 और 8 के दरमियान जो प्रेसिपिटेशन है वो N, K और F पर है 7.9 सेंटीमीटर, 7.8 और 6.8 सेंटीमीटर। ये आपकी बाउंड्री है बेसन की, यानी एरिया की बाउंड्री है। और ये आप मैनुअली भी कर सकते हैं, GIS पे भी कर सकते हैं, मैप बना सकते हैं। और हम आगे जाकर एक प्रैक्टिकल करेंगे कंटूर्स ड्रा करने वाला, उसमें सर्फर प्रोग्राम यूज़ किया जाता है। सर्फर मॉडल इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग द कंटूर्स। आइसोहाइडल का मतलब होता है सेम हाइट्स, और सेम हाइट को कहते हैं कंटूर्स, और आइसोहाइडल मींस सेम प्रेसिपिटेशन। तो एक ऑप्शन होती है जो आप उसमें मसलन 2 का इंटरवल दें, ये देखें 6 8 10, तो 2 के इंटरवल पर वो लाइनें खुद ब खुद ड्रा हो जाएंगी। इस लाइन पर सेम प्रेसिपिटेशन है, इस एरिया में इस लाइन पर भी सेम है, और वो कितनी है 8 सेंटीमीटर। आगे नेक्स्ट इंटरवल है 10 सेंटीमीटर, तो ये पूरी लाइन जो है वो 10 सेंटीमीटर शो कर रही है। तो ये जो है ये लेस देन 8 सेंटीमीटर और ये ग्रेटर देन 8 सेंटीमीटर, यानी 8 to 10 सेंटीमीटर का ये एरिया है सारा। और दिस वन इज़ ग्रेटर देन 12 सेंटीमीटर, ये वाला एरिया। ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड हैं, इसके अंदर सर्फर के अंदर इसको जनरेट किया जा सकता है वेरी इजीली। सिर्फ हाइट अगर हो तो उसको हम बोलते हैं कंटूर, सेम हाइट और सेम प्रेसिपिटेशन, उसको हम आइसोहाइडल बोलते हैं। तो अब इसने यहाँ पर जोन शो किए हैं, ये 1 2 3 4, ये वाला सारा 4 है, ये 5 और ये 6, और ये 8 से 10 सेंटीमीटर वाला जोन 3 पूरा ये वो चलता आ रहा है। तो इसमें ये एग्जांपल देखते हैं। ये इसमें 6 जोन्स बने हुए हैं, ये वाले। तो लेस देन 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, ग्रेटर देन 12 और लेस देन 8, ये इसने आइसोहाइड्स की रेंज डिफाइन की हुई है। और हर एरिया जो है वो कैलकुलेट किया हुआ है। ये देखें, हर जोन 1 का एरिया 410 स्क्वायर किलोमीटर, जोन 2 का 900 स्क्वायर किलोमीटर। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द डिजिटल प्लानोमीटर, और प्रेसिपिटेशन की वैल्यूज़ भी गिवन हैं।
वहाँ एक जोन के अंदर नंबर ऑफ़ स्टेशन अगर ज़्यादा हैं तो उनकी एवरेज वैल्यू लेकर यहाँ पर पुट करनी है। मसलन जोन 1 के अंदर अगर 3 स्टेशन आ रहे हैं तो उन तीनों की वैल्यू को ऐड करके डिवाइड बाय 3, तो ये आंसर आएगा। अगर 4 हैं तो चारों को जमा करके डिवाइड बाय 4, तो ये इस तरह एवरेज जो है ना वो आइसोहाइटल वैल्यू कैलकुलेट की गई है। तो इसका ये फार्मूला है, इसको ए और पी को मल्टीप्लाई किया जाएगा और डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। तो इसको ये वाला जो ऊपर वाला है ये यहाँ कैलकुलेट किया गया है 66754, और दिस वन टोटल एरिया डिवाइडेड बाय यहाँ 718, तो यहाँ पर 930 सेंटीमीटर। दिस इज एवरेज या मीन प्रेसिपिटेशन ऑफ दैट बेसन। नेक्स्ट वन इज़ एक और एग्ज़ाम्पल है इसमें, और वो थाइजन पॉलीगॉन से उसने इसको सॉल्व किया है। हमारे पास स्टेशन ए, बी, सी, डी, ई और एफ, ये हमारे पास रेन गेजेस या रेनफॉल स्टेशंस हैं। तो इसके ऊपर प्रेसिपिटेशन की वैल्यूज़ गिवन है, हर स्टेशन के ऊपर प्रेसिपिटेशन की वैल्यूज़ गिवन है। उसी तरह आपने थाइजन पॉलीगॉन मैप बनाना है, यानी कि अब ए है, ए को करीबी स्टेशन के साथ मिलाएं, एफ इधर है, इधर बी है, तो इधर दरमियान में ई, ये 3 इसके साथ लाइनें मिला दी। आपने हर स्टेशन की जो करीबी हर स्टेशन को फोकस करके, मसलन ई को फोकस किया तो इसके करीबी कौन कौन से हैं, इधर जाएंगे तो ए, इधर बी, इधर सी, इधर डी और इधर सी, ये आपने लाइनें ड्रा की। फिर इनके बाइसेक्टर बनाए, यानी हर लाइन को दरमियान से डिवाइड किया। इधर इसको डिवाइड किया, ये बन गई, इसको डिवाइड किया, ये बन गई, इसको डिवाइड किया, ये, तो ये एक स्क्वायर बन गया, एक स्क्वायर बाहर बन गया ये वाला, और एक बन गया अंदर। अब ज़रा इसको लगाएं पाइथागोरस थ्योरम। तो ये वाला जो है उसने लेंथ दी हुई है, ये पूरी लेंथ जो है वो 10 किलोमीटर है, ये भी 10 किलोमीटर है, ये भी 10 किलोमीटर है, ये भी 10 और ये भी 10। तो इतनी हाइट कितनी बनेगी, ये वाली सिर्फ इतनी, ये 5 किलोमीटर बनेगी, और ये वाली भी 5 किलोमीटर बनेगी, ये 5 और ये 5, और हमें ये रिक्वायर्ड है। अब हम कैलकुलेट करने लगे हैं एरिया हर पोर्शन का। पहले हम इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, ये बाहर वाला जो स्क्वायर है इसका, फिर अंदर वाले का, और हम माइनस करके ये जो साइडों पे 4 एरियाज आ रहे हैं ट्राइंगल्स के, ये हम कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह इस पूरी इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे, और हमारे पास इस तरह प्रेसिपिटेशन ऑलरेडी मौजूद हैं, एरियाज आएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फार्मूले में लगाकर थाइजन पॉलीगॉन के ज़रिए हम इसको जो उसका फार्मूला इसमें लगाकर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ ये 5 किलोमीटर है, ये भी 5 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, ये निकल आएगा हमारे पास, इसकी लेंथ आ जाएगी। तो ये 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये 50 का 50 आ गया, और 50 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास लेंथ आ गई 50 स्क्वायर रूट ऑफ 50। इसकी लेंथ क्या आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 50। तो इसका जो एरिया है वो कैलकुलेट करने के लिए दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो 50 स्क्वायर रूट इंटू 50 स्क्वायर रूट इक्वल टू सिंपली 50। तो हमारे पास इसका कितना आया एरिया 50, और इस पूरे आउटर जो स्क्वायर है इसका कितना आया, ये हमारे पास 10 है, तो ये भी 10 है, 10 × 10 100 हो गया, यानी 100 स्क्वायर किलोमीटर है बाहर वाले का, और अंदर वाले का है 50 स्क्वायर किलोमीटर। दोनों को माइनस करें तो बचा 50, 50 को डिवाइड करें 4 पर, तो हमारे पास इसका 3 और ये 4 अलग-अलग एरियाज हमारे पास आ गए।
यानी 12.5 एरिया इसका बनता है, 12.5 इसका, 12.5 इसका और 12.5 ही इसका। ये हमारे पास आ गए एरियाज। अब इसको ज़रा कैलकुलेट करेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, फॉर एग्जांपल यहाँ एक लाइन ड्रा करते हैं तो ये हमारे पास आ गई, ये वाली एक ट्रायंगल बन गई, इतनी ये लाइन है फ़र्ज़ करें। तो ये हमारे पास लेंथ है 10 किलोमीटर, ये है 5 किलोमीटर, और आपने ये वाला जो इसका अमूद है इसकी लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। जब हमारे पास ये वाली लेंथ आ जाएगी तो फिर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए इसका एरिया भी कैलकुलेट करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाकर आपके पास ये अमूद आ गया। तो ट्रायंगल का फार्मूला होता है एरिया का हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस, एंड ये जो परपेंडिकुलर है तो उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये मुकम्मल एरिया आ जाएगा, और वो होगा, और उसको फर्दर 3 पर डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने 3 हिस्से हमें चाहिए, एक ये एरिया चाहिए, एक ये चाहिए और एक ये चाहिए। 3 एरियाज उसको फर्दर 3 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हर इसका और इसका ये 14.4 स्क्वायर किलोमीटर आ जाएगा अलग-अलग से। तो ये हमारे पास आगे एरियाज। तो ये देखें, अब ए का एरिया कितना है, ए कवर कर रहा है इस सारे को। इसका था हमारे पास 14.4 और इसका था 12.5, तो टोटल कितना हो गया 26.9। इस हिस्से का ए स्टेशन का हमारे पास एरिया आ गया। अब बी का, ये है बी, ये सिंपली 12.5 समझ आ गई। और इसी तरह सी डी ई एफ, ये बिल्कुल सिंपल सा है, जस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स लगे हुए हैं और आपने एरियाज कैलकुलेट कर लिए और प्रेसिपिटेशन की वैल्यूज़ आपके पास गिवन है। फार्मूला लगाएं, सिग्मा ए पी, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके एक नया जो कॉलम क्रिएट करें और सब को ऐड करें तो आपके पास ये ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी 9517। और टोटल एरिया को कैलकुलेट करें तो ये 143, तो 66.3 सेंटीमीटर। फिर वो कहता है कि आप इस वैल्यू को कंपेयर करें अरिथमेटिक एवरेज लेकर। तो जो टोटल प्रेसिपिटेशन है सारी वो ऐड करें और डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टेशंस, तो आपके पास 66.17, ये अरिथमेटिक मेथड के साथ ये आंसर आता है और थाइजन पॉलीगॉन के साथ ये मेथड आता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर प्रैक्टिकल नंबर 3। तो ये सारी कहानी का मकसद ये है कि आपने एवरेज प्रेसिपिटेशन किस तरह से कैलकुलेट करनी है। अगर आपके पास एरिया ज़्यादा है, नंबर ऑफ स्टेशंस जो हैं वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तब आपने किस तरह से इसको करना है। तो प्रेसिपिटेशन इसका मकसद क्या है, सारे का प्रेसिपिटेशन हमने क्यों मेजर करनी है, इसका ये है कि अगर आपने किसी फर्दर कॉम्प्लेक्स स्टडी के लिए आपको डाटा चाहिए प्रेसिपिटेशन का पिछले 10 साल का, तो फिर आप ये डाटा यूज़ करेंगे। आगे 10 साल के लिए फॉरकास्ट करना है या आपने कोई स्टडी करनी है ड्राउट की, तो इस प्रेसिपिटेशन के डाटा, ये सारी चीज़ें आपने प्रैक्टिकली जब आपको ज़रूरत पड़ेगी वो ये आपने खुद हर दफ़ा नहीं करना। डेफिनेटली जो डिपार्टमेंट कंसर्न है वहाँ पर लेबर होगी जो ये सारा काम करती है। किसी मैट्रिक स्टूडेंट से भी ये करवाया जा सकता है, लेकिन इसका आपको कम से कम आइडिया होना चाहिए कि ये किस तरह से हम प्रेसिपिटेशन कैलकुलेट करते हैं। बेसिक्स का आपको पता होना चाहिए। आपने जस्ट डिपार्टमेंट से डाटा लेना है, वो आपको डिफरेंट स्टेशंस का डाटा मिल जाएगा, वो आपने अपने मॉडल के लिए फर्दर यूज़ करना है कि अगले 50 सालों में प्रेसिपिटेशन किस तरह से होगी, उस पर ड्राउट का पैटर्न क्या होगा, किस महीने में ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होती है, किस 10 सालों में अगर देखा जाए तो किस साल में प्रेसिपिटेशन ज़्यादा हुई।
और इसका फिर डायरेक्ट लिंक है क्रॉप्स के साथ। हमारा पूरा इरिगेशन सिस्टम जो है, जिसमें देर आर 3 सोर्सेज ऑफ वाटर, ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर एंड रेनफॉल। तो अगर बिलफर्ज बेमौसमी रेनफॉल होती है तो उसका क्रॉप्स पर क्या इम्पेक्ट होता है, और अगर किस महीने में ज़्यादा रेनफॉल होती है तो उस फ्लड डेफिनेटली देयर विल बी प्रॉब्लम ऑफ फ्लडिंग। तो उससे क्रॉप्स का क्या नुकसान होता है, और इसके अलावा ओवरऑल जनरल बात की जाए तो मसलन के जानी और माली नुकसानात कितने होते हैं। तो अगर हमारे पास ये पूरा डाटा मौजूद होगा पिछले 50 साल का फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हम अगले 50 साल का फॉरकास्ट कर सकते हैं। इसकी बेस पर डिफरेंट मॉडल्स आर अवेलेबल टू फॉरकास्ट दिस वन। तो हम पिछले 50 सालों में प्रेसिपिटेशन का जो रेनफॉल पैटर्न था वो क्या था, उस हिसाब से किस एरिया में कितनी रेनफॉल हुई और वहाँ पर क्रॉप्स पर क्या इम्पेक्ट हुआ, हमारी जो एग्रीकल्चर है उस पर क्या इम्पेक्ट हुआ, वो भी हम देख सकते हैं। और उसी बुनियाद पर आगे 50 साल के लिए भी फॉरकास्ट कर सकते हैं कि हमें कितना नुकसान होगा, या हम अगर टाइम पर उसको मैनेज कर लें, पानी को स्टोर कर लें, ताकि हमारे जो हैं वो जितने भी रेजरवायर्स हैं उस पर ओवरफ्लो ना हो, और वो पानी जो फसलों में जाता है और ओवर इरिगेशन की सूरत में तो हमारी जो क्रॉप्स की क्वालिटी और क्वांटिटी पर उसका इम्पेक्ट होता है। अगर हम उसको टाइमली मैनेज कर लें, अगर हमारे पास डाटा मौजूद हो, तो हम डेफिनेटली उसको पहले से कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह हमारा अगर ओवरफ्लो होकर फॉर एग्ज़ाम्पल पॉपुलेशन की तरफ पानी जाता है, शहरों की तरफ फॉर एग्ज़ाम्पल निकल जाता है, तो उसको भी हम टाइम से कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास मानसून रेंस हैं पाकिस्तान में। पिछले महीनों में आपने देखा होगा कराची के अंदर जिस तरह से काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल आए थे, तो हमें अगर पहले से फॉरकास्ट हो, अंदाज़ा हो कि ये हो सकता है, तो हम उसको पहले से ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारा मकसद जो है वो एक अंदाज़ा ही है, और वो मोस्टली उसका जो कॉन्फिडेंस इंटरवल या कॉन्फिडेंस लेवल है कि कितने % तक वो ठीक हो सकता है, उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वो ये सारा इसलिए ही किया जाता है कि हम जो है वो हमारे पास नुकसान कम से कम हो और बेनिफिट्स ज़्यादा से ज़्यादा हो। थैंक यू वेरी मच।